हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ये वो बेसिक मैथ्स है जो आपको फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने में बार बार अलग अलग जगह पे काम आएगी। फिजिक्स का सवाल है, सवाल देख के सबसे पहले तो आपको सिचुएशन देखनी होती है, कॉन्सेप्ट लगाना होता है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से सॉल्व करके हमें राइट आंसर निकालना है। वो जो मैथमेटिक्स है राइट आंसर निकालने के लिए वहाँ पे बेसिक मैथ्स आपको चाहिए। ये बेसिक मैथ्स आपको आती है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा लाइकली आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इस बेसिक मैथ के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सब लोगों ने 10th में पढ़ा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10th आपने पास की हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आती हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे 1D 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सिमिलरली जब हम इसी को गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, एंड कई और चैप्टर्स में आता है। उसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में AP कहते हैं। अगेन ये 10th में पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एज इज़ ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि 10th तक की मैथ्स में नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड आपके नीट में क्योंकि सवाल आए हुए हैं तो आपको GP आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सो हम GP भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं AP की। AP इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी वो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंसेस कि आपके एक के बाद एक नंबर लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस तरह से आपके नंबर लिखे हैं लेट्स से 10 तक। राइट, अगर मुझे ये पूछा जाए कि 10 तक जो नंबर लिखे हैं उसके बाद इनका सम क्या होएगा, सो दैट इज़ वन एरिया जहाँ पे हम उसको देखते हैं कि अगर इन्हें ऐड करना हो तो आप nth टर्म का सम क्या होएगा। कई बार इसमें इस तरह के सवाल मैथ वाले करते हैं, फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है कि इसकी बताओ 10th टर्म या अच्छा इसकी 100 टर्म क्या होगी, 50 टर्म क्या होगी। सो nth टर्म का भी इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे एक ये सीरीज़ हो गई, इन दोनों के बीच में नोटिस करिएगा हर दो चीज़ों के बीच में एक आपका कांस्टेंट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप D बोलते हैं। और इस वाली जब हमने एग्जांपल लिया है तो इसमें उस D की वैल्यू 1 है। अगर हम एक और इक्वेशन लिख दें, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11 13, अब इनके बीच में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में 2 का फ़र्क है। राइट, सिमिलरली 3 का फ़र्क, 4 का फ़र्क भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। और ये फ़र्क आपका डेसिमल में भी हो सकता है। सो जो भी फ़र्क है इसको आप छोटे d से डिनोट करते हैं। राइट, और ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहलाती है। इसमें जब आप सम लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें अगर लिखना हो तो सम ऑफ n टर्म्स आपका लिखा जाता है, उसके दो फॉर्मूले हैं। Sn विल बी इक्वल टू A1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n। A1 आपकी पहली टर्म है, AN आपकी आखिरी टर्म है, nth टर्म है, उसको n से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, ये आपको सम दे देगा। जैसे अगर 1 से 10 तक का अगर हमें सम निकालना हो सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं आपका Sn विल बी इक्वल टू A1 यानी कि आपकी पहली टर्म प्लस आपकी AN यानी कि 10th टर्म 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो अपनी है यहाँ पे 10। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 या 55। सो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका सम हमें निकालना हो 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे S7 जो आएगा 7 टर्म्स का सम वो होएगा 1, पहली टर्म आखिरी टर्म आपकी आ गई 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको करके आपको इन सब का सम मिल जाएगा। एक और तरीका जो इसको वैल्यू है, अगर आपको इसकी nth वैल्यू मान लो हमें नहीं पता, ठीक है, इसमें तो हमने अज्यूम किया कि nth वैल्यू है, सीक्वेंस दी हुई है, लेकिन इसी सीरीज़ को हम ऐसे कहेंगे वी हैव 20 टर्म। अब यहाँ तो 20 टर्म लिखने बैठो, उसका दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लिख सकते हैं Sn विल बी इक्वल टू 2A1 प्लस n-1D डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n। अगेन इसकी हार्डली कभी ज़रूरत पड़ती है, बट ये पता हो तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि GP की तो फिर भी ज़रूरत पड़ी है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, हाँ श्योर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगेन इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपका वो आ जाएगा। और इस केस में आपको n पता होने की ज़रूरत है, डिफरेंस पता होने की ज़रूरत है। पहले वाले केस में आपको पहला और आखिरी टर्म पता होने की ज़रूरत है। इसके बेसिस पे आप AP का सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है कि आपकी जो टर्म्स लिखी हुई है वो किसी एक कॉमन फैक्टर का मल्टीपल हैं।
ठीक है। कॉमन फैक्टर का मल्टीपल है, उसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं। आपके जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उसको आप लिखते हैं, पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म ए, इसको आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसकी अगली टर्म है, इसको एक काम करते हैं, जो प्रॉपर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वो लिखते हैं। इसको आपने आर टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, इसको आर टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपका AR2 हुआ, ये आपका AR3 हुआ, AR4 एंड सो ऑन एंड सो। तो इसको पिछली बार हमने एक सर्टेन फैक्टर से ऐड किया था, इस बार एक सर्टेन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। इन सारी टर्म को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लाइक एग्जांपल इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे आपकी एक टर्म है एग्जांपल में 1, अगली टर्म है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। नाउ जो आपको कॉमन पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। सो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, ऑलराइट। सो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में R की वैल्यू आपकी हो गई 2। दूसरा पैटर्न ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका 1, उसके बाद अगली टर्म है आपकी 1/2, अगली टर्म 1/4, अगली टर्म 1/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बार ये जो आपके कॉमन फैक्टर है R की वैल्यू 1/2 है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हुए चले जा रहे हैं। ये अगर पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। कुछ इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन या फिर MEC के सेक्शन में कुछ सवाल इसको देखने को मिल जाते हैं। नीट में 2013 में एक सवाल पूछा हुआ है जो आप सिर्फ और सिर्फ तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपको GP आती हो, इसलिए मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूँ, GP आपको आनी चाहिए। नाउ इस टर्म में अगर हम बात करते हैं अपने लिए फिजिक्स में, जब हम बात करें नीट की फिजिक्स में, यूजुअली इसका रोल नहीं आता है, ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। फिर भी मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ क्या है। ये वाला अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इन जनरल जो हम लिखते हैं, इन जनरल हम कह देते हैं इसका जो SNth होएगा, n टर्म्स का सम जो होएगा उसको हम लिखते हैं A1। A1 है आपकी पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाय R माइनस 1, ये आपकी n टर्म्स का सम है। ये इन जनरल है, ये किसी भी R के लिए एप्लीकेबल है। R की वैल्यू 2 के लिए भी, 1/2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 1/3 के लिए भी, चाहे उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या कम हो। ऑफ कोर्स R की वैल्यू यहाँ 1 नहीं होनी चाहिए, 1 होएगा तो आपकी सम इन्फाइनाइट हो जाएगी, ऑलराइट। सो आप 1 को ही मल्टीपल टाइम वो करते जा रहे हैं। नाउ इसको हम कहते हैं कि फॉर केसेस जहाँ पे हम कहते हैं R का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, यानी कि R आपका फ्रैक्शन है, और इसका मतलब ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। उस केस में जो आपका SNth आता है, राइट, इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R, ये आपकी SNth की टर्म हो जाती है। और इस तरह आप n नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आपका नीट 2013 में सवाल पूछा हुआ है उसी सवाल को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अरे इस सवाल में ज़रूरत पड़ी थी और हाँ ये सवाल अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज infinite number of bodies each of mass 2 kg are situated on x-axis at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin। सवाल ये resulting gravitational potential due to the system at the origin will be, हमें बताना है कि 2-2 किलो के मास जिस लोकेशन पे दिए हुए हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, इस पूरे सिस्टम का ओरिजिन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होएगा। ना यहाँ पे मैं ज्यूम करता हूँ कि आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला आपको आता भी होगा और GP नहीं आती तो सवाल फिर भी सही नहीं होएगा, राइट। इसलिए आपको ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अब इसी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सो सवाल ये है कि आपका ये सिनेरियो है कि ये आपका ओरिजिन है ना, O ये आपका ओरिजिन है, और अपने जो मासेस रखे हुए हैं 2-2 किलो के, वो रखे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ऑलराइट। आपके जो मासेस रखे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर, यहाँ पे आपके 2 kg मासेस आर केप्ट एट दिस लोकेशन। नाउ ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -Gm/r। दिस इज गोना बी ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल मास। उस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट पे सबकी वजह से जो आपका सिग्मा ग्रेविटेशन पोटेंशियल या सबका जो सम आएगा वो आएगा -G, इसका मास हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका डिस्टेंस हो गया 1। उसके बाद इसकी वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू G
मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 2। इसकी वजह से आएगा माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वजह से होएगा माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अगर आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ है तो ये आपका सम होएगा। नाउ इस केस में आपका जो पोटेंशियल बनेगा टोटल, इसमें से अगर हम माइनस 2g कॉमन ले लें, राइट, तो अंदर बना 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफाइनाइट सीरीज आपकी बन गई। नाउ इस केस में अगर हम यहाँ देखेंगे तो जब आपकी इनफाइनाइट सीरीज बनी है, इसका मतलब r की वैल्यू 1/2 है। क्यों? ये 1/2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। ये इस केस में बड़ा सिंपल सा आपका आंसर हो गया। v जो पोटेंशियल आएगा वो 2g मल्टीप्लाइड बाय, ये 2g आपकी पहली वैल्यू आ गई, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 से, राइट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो v की फाइनल वैल्यू है वो -4g आ जाएगी, बिकॉज ये बनेगा 1/2 और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4g अपना इसका फाइनल आंसर होएगा। सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको gp की वैल्यू आनी चाहिए। और मेरा पर्पज़ ये है कि जहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स की जो ज़रूरत पड़ी है, विद एग्जांपल वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चन। उन चीज़ों को हम यहीं पे हैंडल कर लेंगे। जितनी मैथ्स चाहिए कोशिश रहेगी वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, राइट। आई होप इससे आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप दिस हैज मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू।